नमस्कार दोस्तों। तो आज बहुत दिनों में वीडियो अपलोड हो रही है। समय की कमी के चलते हुए जैसा कि मैंने अभी आपसे कुछ समय पहले ये पूछा था कि यदि हिंदी किसी को पढ़नी है तो कमेंट करें। कुछ लोगों ने देखा भी है। आपके लिए आगे मैं हिंदी की जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अभी हिंदी पर कार्य चल रहा है, क्योंकि जो सिपाही वाली हिंदी है वो तो कभी भी कोई पढ़ा सकता है। एसआई के लिए एसआई लेवल की हिंदी चाहिए, इसलिए बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से हिंदी में आपको पढ़ाऊँगा जल्दी ही। और आपको मैं हिंदी के नोट्स भी दे सकता हूँ। जो मेरे संपर्क सूत्र वाले हैं वो मुझसे नोट्स प्रदान कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं मुझसे नोट्स। तो वही जैसे ही आज थोड़ा मौका सा मिला, मैं आपको सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले से ही सिंधु सभ्यता लिखा हुआ है। ये मैंने भारत के मानचित्र में इसे थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश करी है। मानचित्र थोड़ा ऐसा ही बन गया है। तो इधर सिंधु सभ्यता का भारत में भौगोलिक विस्तार लिखा हुआ है, कहाँ पर भारत से बाहर कहाँ पर ये फैली हुई थी, इसका उत्तरी भाग क्या है, दक्षिणी क्या है, पूर्वी क्या है, पश्चिमी क्या है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल ये सब बता दिया था। मानव कैसे चलना सीखा था, कैसे गुफाओं में रहना सीखा था। अब हम आज जो बात करने वाले हैं, अधिकतर लोग भारतीय इतिहास को या प्राचीन भारत के इतिहास को यहाँ से शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू करते हैं। तो जो नवपाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है, पुरापाषाण काल है, उनको बहुत कम लोग पढ़ना पसंद करते हैं। अधिकतर लोग यहाँ से सिंधु सभ्यता से शुरुआत करते हैं। तो हम भी अपने सिंधु सभ्यता से शुरुआत कर रहे हैं। तो वही प्राचीन काल में आपने पढ़ा होगा, अधिकतर सभ्यता जो है वो नदियों के किनारे विकसित हुई थी। प्राचीन काल की अधिकतर सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई थी। जितनी भी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई थी, उन सभ्यताओं में एक प्रमुख सभ्यता थी सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। नदी घाटी की सभ्यताओं के किनारे विकसित होने वाली सभ्यताओं में सिंधु घाटी की सभ्यता एक प्रमुख और फेमस सभ्यता थी। सभी सभ्यता नदी घाटियों के किनारे ही विकसित क्यों हुई थी? सभ्यता का विकास नदियों के किनारे क्यों हुआ था? सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे इसलिए होता था क्योंकि जो सभ्यता में खेती है, जो कृषि है, उसके लिए जल की समुचित व्यवस्था हो जाती थी। व्यापार के लिए जलमार्ग का प्रयोग किया जाता था। नदियों के माध्यम से व्यापार होता था। आने जाने का साधन नावों के द्वारा, व्यापार में नावों का प्रयोग किया जाता था। तो एक स्थान से हमें दूसरे स्थान पर कोई वस्तु ले जानी है तो आसानी से नदी में नाव चलाकर उसे पहुंचाया जा सकता था। जल की व्यवस्था कृषि के लिए हो जाती थी, जिससे उत्पादन होता था, क्योंकि उस समय आज की तरह साधन नहीं थे। दूसरा, रहन सहन नदियों के किनारे पर इसलिए था कि पीने के लिए आसानी से जल मिल जाता था, रहने के लिए आवास मिल जाता था। नदियों के किनारे रहने के लिए आवास बनाए जाते थे। सबका महत्वपूर्ण कारण था जल। जल की व्यवस्था के कारण जितनी भी सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे विकसित होती थी। कोई भी सभ्यता थी प्राचीन काल की, आप किसी भी सभ्यता को देख सकते हैं। चीन की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सुमेरियन सभ्यता हो, या फिर सबसे फेमस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हो, सभी कहाँ विकसित हुई? किसी न किसी नदी के किनारे विकसित होती थी। नदी के किनारे विकसित होने के कारण इन्हें नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। एक बहुत ही बड़ा चैप्टर होने वाला है सिंधु सभ्यता का। काफी लगभग इस पे 5-6 क्लास अपलोड होने वाली है सिंधु सभ्यता पे। तो 1920 से पहले जो अंग्रेज थे, जो यूरोपवासी थे, वो भारत के इतिहास को सिकंदर के आक्रमण से शुरू मानते थे। 1920 से पहले जो यूरोपवासी थे वो भारत के इतिहास को
सिकंदर के आगमन से शुरू मानते थे। उनका मानना था कि जो भारत का इतिहास है वो सिकंदर के आगमन से शुरू होता है, ऐसी उनकी मान्यता थी। लेकिन 1921 में और 1922 में दयाराम साहनी और राखला दास बनर्जी द्वारा कुछ ऐसे प्राचीन स्थलों की खोज करी गई या कुछ एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की खोज करी गई जिसने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यूरोपासी का मानना यह था कि जो भारत का इतिहास है वो सिकंदर के आगमन से शुरू होता है। लेकिन 1921-1922 में एक ऐसी सभ्यता की खोज की गई दयाराम साहनी और राखला दास बनर्जी के द्वारा जिसने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। और वो सभ्यता कौन सी थी? वो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज होने से यह प्रमाणित हो गया कि भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। तो हम मोटे तौर पे बात कर लें पहले जो हड़प्पा है, जो हड़प्पा स्थल है वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहां पर है? हड़प्पा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक प्रांत है पंजाब। भाई एक पंजाब भारत में भी है और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। एक पंजाब भारत में है और एक पंजाब पाकिस्तान में है। भारत के पास जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो भारत के पास जो पंजाब आया उसे पूर्वी पंजाब कहते हैं और पाकिस्तान के पास जो पंजाब गया उसे पश्चिमी पंजाब कहते हैं। तो पाकिस्तान का जो पश्चिमी पंजाब है उसी में वर्तमान में जो हड़प्पा की स्थिति है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है माटोगोमरी जिला। माटोगोमरी जिला जिसमें हड़प्पा की वर्तमान में स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन वर्तमान में माटोगोमरी जिले को साहिवाल जिले के नाम से जाना जाता है। माटोगोमरी जिला आपको लिखा मिल सकता है। आपसे सवाल बनता है कि हड़प्पा वर्तमान में हड़प्पा की स्थिति किस देश में है? पाकिस्तान में है। किस जिले में है? माटोगोमरी। माटोगोमरी नहीं मिलता तो फिर साहिवाल जिले में है हड़प्पा। ठीक है। इस हड़प्पा की खोज होती है कब? 1921 में। हड़प्पा की खोज 1921 में किसके द्वारा हुई? हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज करी थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज करी थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। सवाल बन जाए हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी के तट पर स्थित था। वास्तव में रावी नदी के ये बाएं तट पर स्थित था। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था हड़प्पा, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 में। एक दूसरा स्थल था सिंधु सभ्यता का जिसे मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो कहां पर है? मोहनजोदड़ो की स्थिति भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहां पर है? ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में एक जिला है। पहले आपको बता दूं किस प्रांत में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। लरकाना। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। अब आपसे सवाल आए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में दोनों पाकिस्तान में है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 483 किलोमीटर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? वो 483 किलोमीटर दूर है ये दोनों एक दूसरे से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में रावी नदी के मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंध प्रांत में लरकाना जिला है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला है। और सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी है और इस सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, दायां तट। वो जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटोगोमरी या साहिवाल जिले में है और रावी नदी के बाएं तट पर है। इसकी खोज हड़प्पा की जो खोज करी थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो की जो खोज करी थी वो 1922 ईस्वी में राखलादास बनर्जी के द्वारा की गई थी। राखलादास बनर्जी, अभी इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राखलादास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी, कब? 1922 में। तो जो सिंधु सभ्यता है इसके बहुत सारे नाम हैं। सिंधु सभ्यता को जैसे सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला सवाल हमारा ये बनता है, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका एक आसान सा जवाब है, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि पहली बात तो यह सिंधु नदी की घाटी में या सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई थी या सिंधु नदी के आसपास या उसकी सहायक नदियों में इसका विकास हुआ था। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो नगर थे, इसके जो स्थल थे वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। ज़्यादातर इसके जो स्थल हमें मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं या सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, सिंधु नदी की घाटी में मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जिस नगर की खोज हुई उसका नाम हड़प्पा था। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में हड़प्पा की खोज हुई और हड़प्पा की खोज होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सवाल, इसे कांस्य सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर कांसे का प्रयोग होता था। कांसे का प्रयोग होने की वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति जो क्षेत्र में हुई है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस इतिहासकार ने अपना क्या मत दिया है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का आपसे सवाल पूछा जाए, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? सिंधु सभ्यता कितने क्षेत्र में फैली हुई थी? तो सिंधु सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर वाला स्थल, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? सबसे उत्तरी स्थल यहाँ पे लिखा हुआ है मांडा। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक फैली हुई थी, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कह सकते हैं सिंधु सभ्यता का हम मान लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक का जो क्षेत्र है थोड़ा और दक्षिण में, तो लगभग सिंधु सभ्यता की जो लंबाई थी ये 1400 किलोमीटर थी। उत्तर से दक्षिण तक सिंधु सभ्यता 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैली हुई थी। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल क्या था? सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडोर। ये कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, सुतकांगेडोर। और पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में है।
सिंधु सभ्यता पश्चिम में सूतकांगेडोर और पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। पश्चिम से पूर्व की ओर सिंधु सभ्यता का विस्तार 1600 किलोमीटर था। उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर था। आपसे कोई सा भी स्थल पूछा जा सकता है। उत्तरी स्थल का नाम बताइए। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी स्थल दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। दायमाबाद के स्थान पर आपको भगत राम भी मिल सकता है। दायमाबाद के स्थान पर आपको यहाँ पे भगत राम भी मिल सकता है, वो भी दायमाबाद में ही स्थित है, एक जगह का नाम है। पश्चिम में सूतकांगेडोर है जो कि बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है। और पूर्व में आलमगीरपुर है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में है। अब कभी कभी सवाल बन जाता है, बाकी हम आगे आपको बताएंगे कि किस नदियों के स्थान पर है, लेकिन अभी 4 लिखे हुए हैं तो इनकी नदियों के नाम भी बता देते हैं। आगे बताया जाएगा कि कौन कौन सा स्थान किस किस नदी की घाटी में या किस नदी के किनारे ये स्थित थे। तो सबसे पहले मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये किस नदी के किनारे मिला है? मांडा तक चेनाब नदी के किनारे, चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे स्थित था। आप इसे चेनाब भी बोल देते हैं। चिनाब नदी के किनारे था। आलमगीरपुर, हिंडन, आलमगीरपुर किसके किनारे है? हिंडन के किनारे है, ठीक है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे था। सूतकांगेडोर था दास्क नदी के किनारे। और दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे था। दायमाबाद था गोदावरी नदी के किनारे। आलमगीरपुर, हिंडन, मांडा, चेनाब, सूतकांगेडोर, दास्क और दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। ये सिंधु सभ्यता का विस्तार था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। अब सवाल आता है सिंधु सभ्यता के काल को लेकर। जब सिंधु सभ्यता का उत्खनन हुआ, भाई सिंधु सभ्यता इस क्षेत्र में विकसित हुई थी। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये पाक है, ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये हमारा भारत है। इस उत्तर पश्चिमी भारत में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। भारत का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यानी कि हम कह सकते हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है, इसमें यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में यहाँ पर महाराष्ट्र की सभ्यता का विकास था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इनमें भारत से बाहर फैली हुई थी, ठीक है। तो जब सिंधु सभ्यता का उत्खनन हुआ, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु सभ्यता की खुदाई कराई गई थी। तो सभी इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने इसकी अलग अलग कालखंड निश्चित किया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की है। कुछ ने माना है 2800 ईसा पूर्व तक की है। कुछ ने माना है 3250 से 2750। कार्बन रेडियो C14 के अनुसार माना जाता है कि ये 2350 से 1750 थी। तो इतिहासकारों का नाम लेकर किसने इसका कालखंड कितना माना है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसने किस सभ्यता का काल कितना माना है। जैसे कि हम बात करने लगे सर जॉन मार्शल, भाई सिंधु सभ्यता के काल को हम निश्चित नहीं कर सकते। निश्चित इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। लिपि को पढ़ने का प्रयास जॉन मार्शल ने जरूर किया था, परंतु लिपि अभी तक जो है वो पढ़ी नहीं गई है। लिपि पढ़ी नहीं जाने के कारण हम सिंधु सभ्यता के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। हम सिंधु सभ्यता के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते कि सिंधु सभ्यता किस काल की है, ठीक है। लेकिन पुरातत्वविदों ने इसके बारे में अपने अपने मतभेद दिए हैं। मतलब अपने अपना मत दिया है, मतभेद नहीं कह सकते, आपस में उनमें मतभेद है। कोई इसका काल कुछ बताता है, कोई इसका काल कुछ बताता है।
सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं। इसके बारे में हम कोई निश्चित मत नहीं कह सकते, सबके अलग अलग अपने मत हैं, कोई एक निश्चित मत हम इसके बारे में नहीं कहेंगे। तो वही मैं बता रहा था कि सिंधु सभ्यता का जो काल है उसको लेकर मतभेद है। मतभेद इसलिए है क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। लिपि का अध्ययन न होने के कारण सभी इतिहासकारों में, पुरातत्वविदों में मतभेद है, क्योंकि जब लिपि नहीं पता तो हम उसका काल कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो सभी ने अपना अनुमानित तिथि बताई है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो हम कुछ के नाम देख लेते हैं, कौन कौन क्या क्या बताते हैं। जैसे सर जॉन मार्शल, जैसे हम देख लेते हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल कहते हैं कि इन्होंने तिथि बताई है, सिंधु सभ्यता का जो काल बताया 1931 में इन्होंने बताया था। और ये कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का काल है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। ठीक है, सर जॉन मार्शल का कथन यह है कि सिंधु सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सर जॉन मार्शल ने यह भी कहा है कि सिंधु सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा है कि जो सिंधु सभ्यता है वो 5000 वर्ष पुरानी है। रेडियो कार्बन C14, ये भी सवाल आता है, रेडियो कार्बन C14, रेडियो कार्बन C14 डेंटिक पद्धति, काल निर्धारण की एक पद्धति है रेडियो कार्बन C14 डेंटिक पद्धति। इसके अनुसार सिंधु सभ्यता का काल जो माना जाता है वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व या हम इसे BC कह सकते हैं। ये रेडियो कार्बन C14 के अनुसार है सिंधु सभ्यता का काल। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। ठीक है, ऐसे ही एक DP अग्रवाल है। DP अग्रवाल एक पुरातत्वविद है, DP अग्रवाल। DP अग्रवाल ने कहा है कि जो सिंधु सभ्यता का काल है वो 2350 से 1750 है। 2350 से 1750 ही इन्होंने माना है, हम BC लिख देते हैं ईसा पूर्व को। किसने? DP अग्रवाल ने सिंधु सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व जो है माना है। DP अग्रवाल ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व। इसके बाद मार्टिनर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का जो काल माना है वो कितना माना है? वो माना है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। इन्होंने माना है 2500 से 1500 BC। इन्होंने इतना माना है, मार्टिनर व्हीलर ने कितना माना है? 2500 से 1500 BC। वूली महोदय ने इसका जो काल माना है वो 2800 BC माना है। 2800 ईसा पूर्व किसने माना है? वूली महोदय ने। ठीक है, और NCERT जो NCERT है, NCERT की आप बुक पढ़ते होंगे, NCERT इसका काल मानती है 2500। NCERT जो इसका काल मानती है वो मानती है 2500 से 1800 BC। 2500 से 1800 BC कौन मानती है? NCERT मानती है 2500 से 1800 BC। और बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने इसका काल का निर्धारण किया है, बहुत सारे इतिहासकार हैं। जैसे राधा मुकुंद मुखर्जी ने सिंधु सभ्यता का काल 3250 से 2750 माना है। राधा मुकुंद मुखर्जी, यहाँ लिखे देते हैं, राधा मुकुंद मुखर्जी ने माना है 3250 से 2750 BC। तो ये सब इतिहासकारों ने ऐसे करके इसका काल माना है।
आप कहें तो हम और इतिहासकारों के नाम लिखे देते हैं। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो सिंधु सभ्यता का जो काल मानते हैं वो लगभग ज़्यादातर इतिहासकार इसका काल 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, लेकिन सिंधु सभ्यता का जो कालखंड है वो हम आपको आगे बताएंगे बढ़िया तरीके से। ये हमने इतिहासकारों का इसके बारे में मत बताया, ये आप सबको नोट करने की बात है। किस इतिहासकार ने सिंधु सभ्यता का क्या कालखंड जो है माना है या फिर निर्धारित किया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भाई सिंधु सभ्यता का विकास भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। भारत ये उत्तर और ये पश्चिमी क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता कुल कितने देशों में फैली हुई थी? सिंधु सभ्यता कुल 3 देशों में इसका विस्तार था, भारत, पाक और अफगानिस्तान। भारत, पाक और अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। कितने देशों में विस्तार था? भारत, पाक और अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी या सिंधु सभ्यता विस्तारित थी, इन तीनों देशों में। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता का विकास जो हुआ है वो इन तीनों क्षेत्रों में हुआ है। ऐसा क्यों है? या कह सकते हैं सिंधु सभ्यता का विकास इस पंजाब सब सिंधु प्रदेश हम इसको बोल सकते हैं, इस पंजाब के क्षेत्र में ही सिंधु सभ्यता क्यों विकसित हुई है? सिंधु सभ्यता का विकास यहाँ पर क्यों हुआ है? हम सिंधु सभ्यता के विकास के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति या सिंधु सभ्यता का उद्भव इसी क्षेत्र में क्यों हुआ था? सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति, सिंधु सभ्यता यहीं क्यों विकसित हुई थी भारत में और इधर उधर क्यों विकसित नहीं हुई? इसी क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का विकास क्यों माना जाता है या कि सिंधु सभ्यता का उद्भव इस क्षेत्र में क्यों हुआ था? तो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में या सिंधु सभ्यता के उद्भव के बारे में 2 प्रकार के मत सामने आते हैं या 2 प्रकार के मत दिए गए हैं। एक है विदेशी मत, एक है विदेशी मत। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में 2 प्रकार के मत हमें देखने को मिलते हैं। एक मत है विदेशी मत, एक मत है विदेशी मत और एक मत है देशी मत। देशी मत, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में 2 प्रकार के मत हमें देखने को मिलते हैं, विदेशी मत और दूसरा है देशी मत। विदेशी मत की बात करें तो इसके जो इतिहासकार हैं या इसके जो पुरातत्वविद हैं विदेशी मत के, वो क्या मानते हैं? उनका मानना ये है कि जो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है या सिंधु सभ्यता का इस क्षेत्र में जो उद्भव हुआ है वो बाहर के लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता यहाँ विकसित की गई है। सिंधु सभ्यता का विकास यहाँ या फिर हमारे या इसी भूमि के लोगों के द्वारा इसका विकास नहीं हुआ है, बल्कि सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ है वो कहीं बाहर से आई प्रजातियों के द्वारा या बाहर से आए लोगों के द्वारा इस सभ्यता का विकास हुआ है, या फिर ये सभ्यता बाहर से आए लोगों के द्वारा कह सकते हैं कि ये विकसित हुई। तो सिंधु सभ्यता के बारे में विदेशी मत ये मानता है कि सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो बाहर की प्रजातियों के द्वारा, बाहर के लोगों के द्वारा ये विकसित की गई है। ठीक है, इस विदेशी मत में जो पुरातत्वविद हैं वो कौन कौन हैं जिन्होंने विदेशी मत का समर्थन किया है? तो विदेशी मत में सबसे नंबर 1 पे ले लेते हैं मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ये सिंधु सभ्यता को मानते हैं कि सिंधु सभ्यता बाहर के लोगों के द्वारा विकसित की गई है। दूसरे स्थान पर ले लेते हैं डी कोसाम्बी। डी कोसाम्बी साहब भी यही मानते हैं कि सिंधु सभ्यता बाहर के लोगों के द्वारा विकसित की गई है। तीसरे स्थान पर ले लेते हैं गॉर्डन चाइल्ड साहब भी यही कहते हैं कि सिंधु सभ्यता बाहर के लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता का विकास किया गया है या सिंधु सभ्यता बाहर के लोगों के द्वारा विकसित की गई है। देशी मत जो है, देशी मत के लोगों का मानना यह है कि जो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है
वो कहीं बाहर के लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता विकसित नहीं हुई है, बल्कि यहाँ निवास करने वाली कुछ जनजाति या प्रजाति है, यहाँ के लोगों के द्वारा ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। विदेशी मत कहता है कि सिंधु सभ्यता यहाँ के लोगों के द्वारा विकसित नहीं हुई, बल्कि बाहर से जो प्रजाति आई थी उन्होंने यहाँ पर इसका विकास जो है विकसित की थी। जबकि देशी मत कहता है कि ये सिंधु सभ्यता जो है ये कहीं और के लोग नहीं है, बल्कि ये इसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा इसका विकास किया गया था। देशी मत में कौन कौन लोग हैं? तो देशी मत में R.S. शर्मा हैं। R.S. शर्मा का पूरा नाम आप रामशरण शर्मा, जिनकी आप पुस्तक भी पढ़ते हो, प्राचीन भारत की सबसे बेस्ट पुस्तक मानी जाती है रामशरण शर्मा की। इसके बाद राजा राम मोहन राय, इनका मानना भी है कि सिंधु सभ्यता यहीं के लोगों के द्वारा जो है विकसित की गई थी। रॉबिन एक तीसरे हैं जिनका नाम है रॉबिन, जिनका नाम है रोविला थापर है, रोविला थापर। इनका मानना यह है सभी का कि सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है, जो विकास हुआ है, बाहर के लोगों के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि सिंधु सभ्यता यहीं की प्रजातियों के द्वारा स्थापित हुई थी। तो हम सबसे पहले विदेशी मत पर चर्चा करते हैं। मार्टिन व्हीलर, डी.डी. कोशाम्बी और गॉर्डन चाइल्ड जो ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो बाहर के लोगों के द्वारा इसका विकास किया गया है या ये स्थापित की गई है, विकसित की गई है। तो सबसे पहले हम मार्टिन व्हीलर के बारे में जान लेते हैं। मार्टिन व्हीलर साहब का कहना क्या है? तीनों यही मानते हैं कि सिंधु सभ्यता बाहर के प्रजातियों के द्वारा स्थापित हुई है। सबसे पहले मार्टिन व्हीलर साहब का कथन देख लेते हैं। मार्टिन व्हीलर साहब ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ है, सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा विकसित की गई है। भाई सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, इन सब के समकालीन मानी जाती है, या ये सभी सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर क्रीट की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता। तो व्हीलर साहब ये कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है ये सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा विकसित की गई है। ऐसा उनका मानना है कि सिंधु सभ्यता का विकास सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया है या उन्होंने इसे बसाया है। ठीक है, उनका मानना ये है कि जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे उन्होंने सिंधु सभ्यता को अपना उपनिवेश बनाया था, या कह सकते हैं मार्टिन व्हीलर इसको सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश मानते हैं। एक और भी विदेशी मत का समर्थन करते हैं जिनका नाम हम जान लेते हैं मैकडोनाल्ड, जिनका नाम है मैकडोनाल्ड कहते हैं कि सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की बेटी है। सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की बेटी है। कौन कहता है? मैकडोनाल्ड ऐसा कहते हैं। तो व्हीलर साहब ने यही बात कही है और मैकडोनाल्ड ने भी ऐसा ही कहा है कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा ही इस सभ्यता का विकास किया गया था। गॉर्डन चाइल्ड साहब क्या कहते हैं? गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि गॉर्डन चाइल्ड ने भी इसी कथन को दोहराया है कि सिंधु सभ्यता का विकास सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया है। सुमेरियन सभ्यता के लोग यहाँ पर आए, इस क्षेत्र में सुमेरियन सभ्यता के लोग आए। जब वो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए या चलते फिरते वो इधर आ गए, तो उन्होंने या उनको यहाँ की जलवायु, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो नदियों का जल है, यहाँ की जो नदियों की घाटी है, वो उनको पसंद आ गई और इन्होंने यहाँ पर एक अपनी सुमेरियन सभ्यता से मिलती जुलती उसकी विशेषताओं को ही यहाँ पर स्थापित कर दिया और एक नया शहर बसा दिया जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो जो गॉर्डन चाइल्ड हैं, इनका मानना ये है कि सुमेरियन सभ्यता के लोग यहाँ आए
और उनको ये क्षेत्र जो है पसंद आ गया, जिसके कारण उन्होंने सुमेरियन सभ्यताओं की विशेषताओं को यहाँ पर या विशेषताओं में थोड़ा बहुत अंतर करके उन्हें यहाँ पर स्थापित कर दिया और एक नया शहर उन्होंने बसा दिया। हड़प्पा सभ्यता को उन्होंने भी सुमेरियन सभ्यता की ही देन माना है। डीडी गोस्वामी क्या कहते हैं? डीडी गोस्वामी कहते हैं कि क्रीट की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और क्रीट की सभ्यता, ये सभी सभ्यता एक ही प्रजातियों के द्वारा बसाई गई हैं और उस प्रजाति का नाम क्या है? सुमेरियन। एक ही प्रजाति के लोगों ने बसाई है और उस प्रजातियों को हम कहते हैं सुमेरियन लोगों के द्वारा बसाई गई है। तो ये चारों कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, ये चारों ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा बसाई गई है। सुमेरियन सभ्यता के लोग इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर आए, उनको यहाँ की जो स्थिति है वो पसंद आ गई और उन्होंने अपनी सभ्यताओं से मिलती जुलती, जो उनकी सुमेरियन सभ्यता थी उससे मिलती जुलती सभ्यता यहाँ पर उन्होंने विकसित कर दी। ये विदेशी मत है। अब इस विदेशी मत के विपक्ष में, इसके विपक्ष में, इसके विरुद्ध में हम मत दे सकते हैं। जैसे इन सभी ने कहा है कि ये सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सुमेरियन सभ्यता से विकसित हुई है या सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने इसे विकसित किया है या इसको स्थापित किया है। अब इसके विपक्ष में तर्क दे सकते हैं हम, भाई जब सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने इसे विकसित किया है तो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो सुमेरियन सभ्यता से मिलनी चाहिए, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने या सुमेरियन सभ्यता की जो प्रजाति थी उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को विकसित किया, स्थापित किया, तो जो सुमेरियन सभ्यता में विशेषताएं हैं वो हड़प्पा में मिलनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को विकसित किया था। तो इनकी विशेषताओं में हम अंतर देखते हैं। यदि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को स्थापित किया होता तो सुमेरियन सभ्यता की विशेषताएं और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं लगभग समान होती, उनमें समानता पाई जाती, परंतु ऐसा नहीं है। सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में अंतर है। यदि सुमेरियन सभ्यता के द्वारा या उनके लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता स्थापित की जाती तो जो सुमेरियन सभ्यता की विशेषताएं थी वही हड़प्पा सभ्यता में होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? जो सुमेरियन सभ्यता है उसमें मंदिरों की प्रधानता देखने को मिलती है। उसमें मंदिरों, जो मंदिर थे वो पुजारी के हाथ में थे। सुमेरियन सभ्यता के उत्खनन से पता चला है कि सुमेरियन सभ्यता में मंदिर पाए गए हैं। वहीं आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति तो मिली है, हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का तो प्रचलन था, परंतु किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, जबकि सुमेरियन सभ्यता में मंदिर मिले हैं। जब सुमेरियन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता विकसित की थी तो उन्हें अपने जैसी धार्मिक संस्कृति यहाँ भी तो विकसित करनी चाहिए थी। तो इससे अनुमान लगाया गया, पहला कथन हमारा विपक्ष में ये जाता है कि जब वहाँ मंदिर है तो यहाँ भी मंदिर मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मूर्ति पूजा का प्रचलन है। सिंधुवासी के लोग जो थे वो मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का तो निर्माण ही नहीं करते थे, और सुमेरियन सभ्यता में मंदिरों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से पहला कथन जो है हमारे विपक्ष में, जो सुमेरियन सभ्यता के विपक्ष में इसीलिए जाता है क्योंकि सुमेरियन सभ्यता में तो मंदिरों की प्रधानता थी और हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी। दूसरी बात, जो सुमेरियन सभ्यता थी उसमें शिव की पूजा होती थी और मातृ देवी की पूजा होती थी। वहीं हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं तो दोनों की पूजा का प्रचलन हमें मिलता है। शिव की पूजा भी होती थी, पशुपति शिव की पूजा आपने पढ़ी होगी, और मातृ देवी की पूजा भी होती थी। सुमेरियन में भी इन दोनों की पूजा होती थी, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है, सुमेरियन सभ्यता में केवल पशुपति शिव और मातृ देवी की ही पूजा के अवशेष मिलते हैं, जबकि इधर हड़प्पा सभ्यता में इन दोनों की पूजा के साथ साथ पीपल की पूजा के अवशेष मिलते हैं, नाग की पूजा के अवशेष मिलते हैं, लिंग की पूजा के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे वृक्षों की पूजा के जो अवशेष हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, परंतु सुमेरियन सभ्यता से केवल मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा के ही अवशेष मिले हैं। तो एक अंतर दोनों की सभ्यताओं में यहाँ पर है। तीसरा अंतर ये है, जो सुमेरियन सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो भावात्मक है। सुमेरियन सभ्यता की लिपि भावात्मक है, जबकि जो हड़प्पा सभ्यता है जो उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है वो चित्रात्मक लिपि है।
हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चित्रों की प्रधानता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में जो सबसे अधिक चित्र आया है, किसका आया है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि में सबसे अधिक चित्र मिलता है मछली का। मछली के चित्र का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। और आकृति में जो प्रयोग हुआ है हड़प्पा सभ्यता की, जो आकृति में लिपि में प्रयोग हुआ है वो यू आकृति का प्रयोग हुआ है। यू आकृति ऐसी एक आकृति है, हम जिसे यू तो नहीं कहेंगे लेकिन हम अंग्रेजी वर्ड में इसका समझने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। चित्रों में मछली का सबसे अधिक बार प्रयोग मिलता है, हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि है। और आकृतियों में यू आकार की आकृति सबसे अधिक प्रयोग हुई है। ये पता नहीं है कि ये वाला जो यू आकार है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो एक तरफ सुमेरियन सभ्यता एक भावात्मक लिपि वाली है और हमारी हड़प्पा सभ्यता चित्रात्मक लिपि वाली है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में अभी तक लगभग 400 वर्ण खोजे गए हैं। इसमें 400 वर्ण जो थे वो मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 400 वर्णों की खोज हुई है। जबकि सुमेरियन सभ्यता की लिपि की बात करें तो इसमें मेरे अनुमान से लगभग 150 वर्ण खोजे गए हैं। सुमेरियन सभ्यता में कितने वर्ण हैं? 150 वर्ण। और हड़प्पा सभ्यता में कितने? 400 वर्ण है। तो यहाँ पर भी दोनों की सभ्यताओं की संस्कृतियों में या लिपियों में अंतर हमें दिखाई देता है। तो हम कैसे मान लें कि सुमेरियन सभ्यता के द्वारा हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी? यहाँ पे भी दोनों में अंतर देखने को मिलता है। और भी अंतर है, जैसे हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा के नगर बड़े सुव्यवस्थित ढंग से बसाए गए थे। नगरों में नालियों की व्यवस्था थी। हमें आप अभी आगे आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। इसके अलावा सुमेरियन की जो सभ्यता थी उसके जो नगर नियोजन प्रणाली है वो हड़प्पा के सामने तुच्छ है। हड़प्पा की नगर नियोजन व्यवस्था सुमेरियन सभ्यता से कहीं अधिक कुशल है, जबकि सुमेरियन की जो है वो हड़प्पा के सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भी उनके नगर व्यवस्था या नगर नियोजन में भी हम दोनों के अंतर देख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति में जो मकान बने हुए थे, जो घर बने हुए थे, वो पक्के व कच्चे दोनों प्रकार के बने हुए थे। घर 2 मंजिले भी मिले हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिले हैं। पक्की ईंटों से घर बने हुए थे। ईंट का अनुपात आपने पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट का अनुपात था वो 4:2:1 था। 4:2:1 उसमें ईंटों का अनुपात था, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में ईंटें जो हैं वो भट्टियों में पकाई जाती थी। आजकल आप भट्टा देखने को आपको मिलते होंगे, तो उस समय ईंटें भट्टियों में पकाई जाती थी। भट्टियों के अवशेष जो है मिले हैं। जबकि सुमेरियन सभ्यता में जो ईंटों के मकान मिले हैं वहाँ जो ईंटें पकाई जाती थी वो सूर्य की रोशनी में पकाई जाती थी। सुमेरियन सभ्यता में सूर्य की रोशनी में ईंटों के पकाए जाने के अवशेष मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता में भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ भी दोनों सभ्यताओं में हमें अंतर देखने को मिल रहा है। तो कुल हम इस मकसद पे पहुँचते हैं कि जो सुमेरियन सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता है दोनों की संस्कृति और विशेषताओं में अंतर है। यदि सुमेरियन सभ्यता के द्वारा हड़प्पा सभ्यता विकसित की जाती तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो मिलती जुलती होती। हालांकि कुछ विशेषताओं में समानता जरूर है, परंतु हम कुछ विशेषताओं की समानता के आधार पर नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता का विकास सुमेरियन लोगों के द्वारा किया गया होगा। ये हमने विदेशी मत की आपसे पुष्टि की है। अब है देसी मत। देसी मत के बारे में इन तीनों के कथन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रामशरण शर्मा का, राजा राम मोहन राय का और रोविला थापर का। रोविला थापर। तो ये तीनों क्या मानते हैं? ये तीनों मानते हैं, इन तीनों ने कहा है कि जो सिंधु सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, वो कहीं बाहर से नहीं आई है। हड़प्पा सभ्यता का विकास यहीं इसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा हुआ है। देसी मत ये मानता है। इन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई है वो किसके द्वारा हुई है? हड़प्पा सभ्यता का विकास द्रविड़ प्रजाति के लोगों के द्वारा किया गया है। द्रविड़ प्रजाति के लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो विकास किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? हड़प्पा सभ्यता का विकास द्रविड़ प्रजाति के लोगों के द्वारा किया गया है। ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है कि द्रविड़ प्रजाति ने हड़प्पा सभ्यता का विकास क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है कि जो द्रविड़ प्रजाति के लोग थे वो भूमध्य सागरीय थे। जो द्रविड़ प्रजाति के लोग थे, द्रविड़ प्रजाति के जो लोग थे वो कौन थे? वो भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागरीय।
द्रविड़ प्रजाति के लोग जो थे, द्रविड़ प्रजाति के लोग भूमध्य सागरीय थे। ये तीनों मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ है वो द्रविड़ लोगों के द्वारा हुआ है, क्योंकि द्रविड़ लोग जो थे वो भूमध्य सागरीय थे। अब यहाँ से क्या उत्तर निकल के आता है, यहाँ से उत्तर क्या निकल के आता है, यहाँ से ये उत्तर निकल के आता है। तो वही देसी मत कहता है कि सिंधु सभ्यता का विकास द्रविड़ प्रजाति के लोगों के द्वारा किया गया था, क्योंकि द्रविड़ प्रजाति के जो लोग थे भूमध्य सागरीय थे। और सिंधु सभ्यता में जो हमें अवशेष प्राप्त हुआ है, पुरातत्वविदों का मानना है जो सिंधु सभ्यता है उसमें 4 प्रजातियों के बारे में हमें पता चला। उसमें 4 प्रजाति के लोग थे। कौन कौन से थे? तो जिनमें भूमध्य सागरीय 4 प्रजाति के लोग देखने को मिलते हैं। भूमध्य सागरीय थे, दूसरा जो थे वो मंगोलियन थे, मंगोलियन इसको बोलते हैं। तीसरा जो थे वो अल्पाइन थे, अल्पाइन। और चौथा जो थे वो काकेशस थे, काकेशस। ये 4 प्रजाति जो है उसमें पाई गई हैं सिंधु सभ्यता में। तो ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इन चारों में सबसे ज्यादा जो संख्या पाई गई है 70% वो भूमध्य सागरीय लोग थे। सिंधु सभ्यता में 70% आबादी भूमध्य सागरीय थी। इसलिए ये तीनों मानते हैं कि जो द्रविड़ प्रजाति थी वो भी भूमध्य सागरीय थी और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो भी भूमध्य सागरीय थे 70%। इसलिए इनका मानना यह है कि सिंधु सभ्यता जो विस्थापित की गई थी किसके द्वारा की गई थी? द्रविड़ प्रजाति के द्वारा सिंधु सभ्यता का विकास किया गया था, क्योंकि 70% जनसंख्या किसकी थी? भूमध्य सागरीय की थी। और द्रविड़ कौन थे? भूमध्य सागरीय थे। अब इसके विपक्ष में भी हम तर्क दे सकते हैं। सबसे पहले तर्क, जो द्रविड़ प्रजाति थी इसके विपक्ष में हम तर्क दे सकते हैं। जो द्रविड़ प्रजाति थी वो पूरी तरह से ग्रामीण थी। जो द्रविड़ प्रजाति थी वो पूरी तरह से ग्रामीण थी। और जबकि जो सिंधु सभ्यता थी वो पूरी तरह से नगरीय थी। तो सिंधु सभ्यता नगरीय थी और ये जो प्रजाति थी ये पूरी तरह से ग्रामीण थी। तो एक तरफ ग्रामीण है और एक तरफ नगरीय है। यदि इस सभ्यता के लोगों के द्वारा, द्रविड़ प्रजाति के लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता का विकास किया जाता तो निश्चित है सिंधु सभ्यता भी ग्रामीण होती, क्योंकि ये सभ्यता के जो लोग थे ग्रामीण थे। और यदि ये विकास करते सिंधु सभ्यता का तो फिर क्या होता? तो फिर सिंधु सभ्यता भी नगरीय ना होकर ग्रामीण होती, क्योंकि ये ग्रामीण थे। तो एक बात तो यहाँ से इन दोनों के में अंतर हमें दिखाई देता है। तो हम ज़्यादा विवरण पर नहीं जाएंगे। हमारा कहने का अर्थ ये है कि किसी भी पुरातत्वविद के मत को हम ये नहीं मान सकते कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन थे, सिंधु सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ, इसके बारे में कोई भी इस पर साक्ष्य नहीं है। सभी इतिहासकार अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। जो भी मत करते हैं वो हमने आपको बता दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं सिंधु सभ्यता के लोग आर्य थे, आर्यों ने सिंधु सभ्यता की स्थापना की थी। ठीक है, कुछ मानते हैं कि आर्य थे। आर्य क्यों मानते हैं? इतिहासकार क्यों मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का विकास आर्यों ने किया था या सिंधुवासी जो थे वो आर्य थे? क्योंकि आप आगे पढ़ोगे आर्य सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? इसी क्षेत्र में। सिंधु सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? इसी क्षेत्र में। तो आर्य को इसलिए माना जाता है क्योंकि जहाँ पे सिंधु सभ्यता विकसित हुई है वहीं पे आर्य सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता का और आर्य सभ्यता का रहन सहन खान पीन एक सा था। आर्य सभ्यता सिंधु सभ्यता का रहन सहन खान पीन एक सा था। वो भी कृषि करते थे, वो भी कृषि करते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता को आर्य सभ्यता हम नहीं मान सकते। कह सकते हैं सिंधु वासियों को हम आर्य नहीं मान सकते। इनमें तो बहुत बड़े अंतर हमें देखने को मिलते हैं। भाई किसी भी एक विशेष क्षेत्र में कोई भी सभ्यता विकसित हुई है तो उसके आधार पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकतर सभ्यता नदियों की घाटी में विकसित हुई थी। फिर हड़प्पा सभ्यता यहाँ विकसित हुई तो इसके ऊपर ही इसके बाद में आर्य सभ्यता का विकास यहाँ पे हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि जब आर्य यहाँ पे रह रहे थे इनके द्वारा ही ये सभ्यता विकसित की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्य सभ्यता भी क्या थी? ग्रामीण थी। और नगरीय सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, जबकि जो आर्य थे वो तो पशुपालन करते थे,
वो तो अपने गाय को चराते थे, पशुओं को चराते थे। तो उनमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है। हम कहने का अर्थ है कि निश्चित नहीं कह सकते कि जो सिंधुवासी थे वो कौन थे, या सिंधु सभ्यता का विकास या सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ था या किसने किया था। तो हमने आज आपसे चर्चा करी सिंधु सभ्यता के उद्भव पर। हम जल्दी आपको सिंधु सभ्यता के कालखंड के बारे में बताएंगे, सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली बताएंगे। आगे हम आपके लिए हिंदी की क्लास में लाएंगे, तो बने रहिए। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिए भैया, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।